जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, भारत की G20 अध्यक्षता को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हुए नीति आयोग और इस दौरान दुनिया को देश की उपलब्धियों के बारे में बताएगा। पीएम नरेंद्र मोदी भारत की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि अभी दुनिया सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की भारत की क्षमता की बहुत सराहना नहीं करती, इसलिए G20 की अध्यक्षता का लाभ उठाकर हम देश की उपलब्धियों के बारे में बताने का काम करेंगे। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत अगले साल सितंबर में शिखर सम्मेलन तक वैश्विक स्तर पर चर्चा या सुर्खियों में रहेगा। ऐसे में यह नीति आयोग का कर्तव्य है कि हम दुनिया को भारत की कहानी के बारे में बताएं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत सोमवार को 14 मध्य और उत्तरी जिलों की 93 सीटों पर मतदान होना है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 70 और भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से 51 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 39 जबकि 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। मध्य गुजरात में भाजपा ने 37 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 22 सीटें मिली, लेकिन उत्तर गुजरात में कांग्रेस ने 17 सीट पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा को 14 सीटें मिली। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम को थम गया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब सरकारी स्कूलों में लड़कियों को व्यावसायिक ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। यह पहल राज्य के टॉप स्कूल कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में शुरू होगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने इस पर आदेश जारी करते हुए कहा कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय के इस कार्यक्रम में सभी छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया कि सामुदायिक स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बैठकें आयोजित की जाएगी। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की ड्रग्स भेजने की नापाक कोशिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया है। BSF ने पंजाब के तरन तारन की भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक ड्रोन को मार गिराया है। वहीं इसमें लगाई गई 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन भी बरामद की गई। BSF की तरफ से यह जानकारी दी गई है। BSF के प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार देर रात जवानों ने पंजाब के तरन तारन जिले में कालिया गाँव के पास पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक ड्रोन को भनभनाहट सुनी थी। निर्धारित अभ्यास के मुताबिक सैनिकों ने संदिग्ध उड़ती हुई वस्तुओं को गोली मारकर रोकने की कोशिश की। पूरे क्षेत्र के जवानों ने तुरंत घेर लिया और पुलिस संबंधित सहयोगी एजेंसियों को जानकारी दी गई। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर तस्वीरें अब पूरी तरह साफ हो चुकी है और बिहार की कैबिनेट ने इस मुद्दे पर अपनी मुहर लगा दी। जनवरी 2023 से सूबे में जाति और आर्थिक आधार पर जनगणना की शुरुआत होगी। जनगणना की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बिहार में 7 जनवरी से जाति और आर्थिक गणना शुरू होगी। मकानों की गिनती के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। जातिगत और आर्थिक गणना के 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। निर्धारित प्लान के तहत पहले चरण में मकान और दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी। जनगणना में शामिल होने वाले अधिकारियों को 15 दिसंबर को पटना में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। 38 जिलों के 380 अधिकारी और कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण पाने वाले अधिकारी जिला स्तर के कर्मचारियों से प्रशिक्षण लेंगे। और आपको बता दें, जातिगत जनगणना को लेकर शासन और प्रशासन ने कमर कस ली है। 16 सितंबर को तेहरान में सलीके से हिजाब नहीं पहनने पर महसा अमनी की हिरासत के मौत के बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन की आंधी से आई हुई है। ईरान सरकार ने विरोध के दबाने के लिए सशस्त्र बलों की खुली छूट दी, लेकिन विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में दबाव में आई ईरान सरकार ने हिजाब कानून के कड़ाई से लागू करने वाली नैतिकता पुलिस विभाग खत्म कर दिया है। साथ ही दशकों पुराने उस कानून की समीक्षा कर रही है जिसमें महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर अपना सिर ढकने की जरूरत होती है। गौरतलब है कि कुर्द मूल की 22 वर्षीय ईरानी युवती महसा को नैतिकता पुलिस ने कथित रूप से शरिया आधारित हिजाब कानून के उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली में 250 नगर निगम के वार्डों में वोटिंग हो रही। इस बीच MCD चुनाव में भाजपा और आप धांधली का आरोप लगा रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कई नाम मतदाता सूची में नहीं थे। इससे पहले बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट के गायब होने पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया एक पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से नाराज लोगों से मुलाकात चुनाव आयोग से करने जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वासियों की रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और मतदान के लिए जाते समय शहर को एक और अच्छा, स्वास्थ्य और स्वच्छ, सुंदर बनाने की अपील की थी। और आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ बाहरी दिल्ली के बवाना विधानसभा के कटेवा गांव के लोगों ने वोट नहीं देने का फैसला लिया है। गांव में 3 मतदान केंद्र बनाए गए। यहां पर कम से कम 3500 मतदाता है, मगर अभी तक एक भी वोट करने नहीं आए हैं।
पिछले कई महीनों से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इससे संभावना है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें में और गिरावट हो सकती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी देखी गई है। कच्चे तेल की कीमत पिछले कुछ हफ्तों से $90 प्रति बैरल बनी हुई है। तेल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कई राज्यों में पेट्रोल डीजल कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। राजस्थान में पेट्रोल 0.41 रुपये महंगा होकर 109.10 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है और डीजल 0.36 रुपये बढ़कर 94.28 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। बता दें, चीन को लेकर दुनिया भर के देश चिंता में रहते हैं। खास तौर पर अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए चीन किसी नासुर की तरह है। चीन सिर्फ अपनी सेना के जरिए ही नहीं बल्कि कई अलग अलग तरीके से दूसरे देशों को परेशान करता है। यही वजह है कि चीनी कंपनी को हमेशा ही शक की निगाह से देखा जाता है। इसलिए भारत समेत कई देशों ने चीन की कई कंपनियों को बैन कर दिया है। अब अमेरिका ने चीनी ऐप टिकटॉक को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। आपको बता दें, चीन पर जासूसी के आरोप लगाते हुए FBI ने चीफ ने कहा है कि इस एप्लीकेशन के जरिए अमेरिका के लोगों का डेटा लिया जा सकता है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने तमाम पदाधिकारी से अपने अपने जिलों का हिसाब मांगा और कहा है कि हर हाल में लोगों के लिए काम करना होगा। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता शामिल थे। बैठक में पार्टी को लेकर कई फैसले भी लिए गए, जिससे ये ऐलान किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही गई। खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद स्टीयरिंग कमेटी की यह पहली बैठक हुई थी। पटना हाईकोर्ट ने एक महिला का घर तोड़े जाने के मामले में सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस संदीप कुमार ने नाराजगी दिखाते हुए टिप्पणी की है, बिहार पुलिस किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्य या किसी निजी व्यक्ति का तमाशा बना दिया गया है। किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में एक महिला के घर को तोड़ने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के दौरान पटना के पुलिस अधीक्षक, अंचल अधिकारी, पटना सिटी और अगमकुआं पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने राज्य में 10 और इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर लिया। बता दें कि राज्य की सड़कों पर अब 10 और इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएगी। इसके लिए सीएम ने हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही उस बस में सफर भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि दरअसल राज्य के लोगों को आज बड़ी खुशखबरी मिली है। उत्तराखंड की सड़कों पर भी अब इलेक्ट्रिक बस दौड़ती नजर आएगी। बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दून कनेक्ट इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें 10 बसें शामिल है। वहीं इन बसों को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने बस में सफर भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्मार्ट सिटी के तत्वावधान में आज 10 बसें और जोड़ी गई हैं। 2023 आने में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में लोग नए साल की तैयारियों में लगे हैं। सभी अपने हिसाब से नए साल का स्वागत करते हैं और खुशी खुशी एंजॉय करते हैं बदलते साल के साथ साथ। और आपको बता दें कि कई चीजों और भी बदलाव किया जा रहा है। उसमें एक बदलाव है HDFC बैंक में खाता रखने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए। बता दें कि बैंक 1 जनवरी 2023 से बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इस बदलाव के बारे में बैंक ने मैसेज करके लोगों को जानकारी भी दी। HDFC बैंक ने ग्राहकों को बताया कि क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा चेंज होने वाला है। यह बदलाव नए साल से लागू हो जाएगा। बैंक ने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट और फीस स्ट्रक्चर को चेंज करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जुटी योगी सरकार की इस मुहिम को सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में शनिवार को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर स्वच्छ यूपी सशक्त यूपी टॉप ट्रेंडिंग में शुमार हो गया है और इस हैशटैग के जरिए ट्विटर यूजर्स ने योगी सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे तमाम अभियानों की प्रशंसा की तो प्रदेश की सशक्त बनाने के लिए बेहतर कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी सराहा है। राज्य शासन ने प्रयोगशाला शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, संगीत शिक्षक के पदनाम के परिवर्तन करके पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। वे अब सहायक प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला, व्यायाम एवं संगीत कहलाएंगे। अभी तक ये शिक्षक इन्हीं पदों से सेवानिवृत्त होते थे। उन्हें पदोन्नत करने का प्रावधान नहीं था, पर अब ऐसा नहीं होगा। उन्हें भी दूसरे शिक्षकों की तरह पदोन्नति मिलेगी, यानी कि प्रमोशन मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में संशोधन कर दिया है। इसके अनुसार सहायक अध्यापक, प्रयोगशाला, व्यायाम, गायन और वादन के पदनाम में बदलाव कर दिया है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। 7वें वेतनमान के अनुसार उन्हें वेतन और भत्ता नहीं मिला तो कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। MCRSM शिक्षकों की वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेजों की नियमित जाँच करेगा। बता दें कि स्टेट में निजी और सरकारी मिलाकर 31 आयुर्वेदिक कॉलेज में 2400 और देश में 453 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 24,000 से ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षक कार्यरत हैं।
पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ऐसी योजना है जिसमें किसानों की आर्थिक मदद दी जाती है। अब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में 12 किस्त डाल चुकी। किसानों को अब पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का इंतजार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपया 2-2 की किस्तों में देती है। और आपको बता दें कि 12वीं किस्त पूरी हो चुकी। यदि आप चाहते हैं कि 13वीं किस्त के पैसे आपके खाते में आए तो इसके लिए ई-KYC जरूर करवा लें। यदि आप ये नहीं करवाते तो आपकी किस्त के पैसे अटक सकते हैं। वहीं आप पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल से या फिर अपने नजदीकी PSC सेंटर से जाकर भी ई-KYC करवा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आंध्र प्रदेश दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने आयोजित एक कार्यक्रम में देश के विकास में आंध्र प्रदेश के लोगों को योगदान की सराहना के साथ ही राष्ट्रपति ने छात्रों को देश की परंपराओं का पालन करने और आधुनिक दुनिया को अपनाने के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी है। और सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हमारे छात्रों को हमारी परंपराओं के साथ आधुनिक दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करना चाहिए। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी। हवा की खराब हो रही गुणवत्ता के चलते देश की राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले महीने केंद्र के एयर क्वालिटी पैनल ने अधिकारियों को जरूरी प्रोजेक्ट को छोड़कर दिल्ली NCR में सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। बाद में एयर क्वालिटी गुणवत्ता में सुधार होने के बाद इन बंदिशों को हटा दिया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।